हेलो नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। आज फिर हम हाजिर हैं द हिंदू का नया सेशन लेकर के, जिसमें आज हम आज के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और हमने जो कल बोला था कि हम जेंडर इक्वालिटी के ऊपर जो एडिटोरियल है उसको डिस्कस करेंगे, तो आज उस एडिटोरियल को भी इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। और जो आज संडे है तो क्या है, न्यूज़ थोड़े कम आते हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, अभी इलेक्शन भी है, तो पॉलिटिकल न्यूज़ को साइड में रख करके आज के लिए हमारे जो इम्पोर्टेंट हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड न्यूज़ थे वो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। उसको मैं पीटी प्लस मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से आपको डिस्कस करूंगी। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले देख लेते हैं कि की हाइलाइट्स क्या है आज के। तो सबसे पहला जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी मैंने बताया इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो राजनीतिक सरगर्मियों के बीच में एक नया मुद्दा आया है। फर्स्ट न्यूज़ है कि अरुण गोयल क्विट एज ईसी अहेड ऑफ लोकसभा पोल। लोकसभा चुनाव से पहले ही जो ईसी जो है इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल जी हैं, उन्होंने क्या किया है, अपने पद से रिजाइन कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनका इस्तीफा एक्सेप्ट भी कर लिया है और अब ये क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं देखेंगे कि अरुण गोयल जी का क्या है, लेकिन हम ये देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन क्या है और उनके क्या प्रोविजंस हैं, साथ के साथ इलेक्शन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल क्या प्रोविजंस हैं, हम उसको देखेंगे, सो दैट आपकी प्रीलिम्स के हिसाब से आपकी रिवीजन हो जाएगा और मेंस के लिए भी वहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए अगला जो है वो है टॉपिक, इंडिया टू गेन हायर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एफटीए पैक्ट विथ ईएफटीए। ईएफटीए का फुल फॉर्म क्या है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और एफटीए पैक्ट अभी हम यूरोपियन यूनियन के साथ में अभी संडे को साइन करने वाले हैं। तो इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या होता है ईएफटीए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि वाई इंडिया अर्जेंटली नीड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर जीनोमिक्स। जीनोमिक्स क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इंडिया में उसकी क्या संभावनाएं हैं और उसके लिए लीगल फ्रेमवर्क बनाने की, लीगल पॉलिसीज़ बनाने की क्यों ज़रूरत है, ये पूरा टॉपिक इस पे डिस्कस किया जाएगा। ये पूरा चर्चा का विषय रहेगा आज के इस टॉपिक से। अगला है जेंडर इक्वालिटी एज द प्लैंक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्लैंक का मतलब क्या होता है, प्लैंक का मतलब होता है एक लकड़ी का तख्ता या एक पुल जो दो चीज़ों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। तो जेंडर इक्वालिटी जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से एक ब्रिज का काम कर सकता है, ये पूरा ये आर्टिकल है और यही वो एडिटोरियल है जिसके बारे में कल मैंने बात की थी। इसको इन डिटेल हम चर्चा करेंगे, आंकड़ों के सहित हम बात करेंगे कि अभी क्या स्थिति है और इसमें क्या और पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। ये बेसिकली जो एडिटोरियल है वो आपको इस द हिंदू के न्यूज़पेपर में सिर्फ एनर्जी सेक्टर को सेंटर करके एनर्जी सेक्टर के ऊपर बेस्ड है, लेकिन हम एनर्जी सेक्टर के साथ साथ जो महिलाएं हैं अन्य फील्ड में भी अपना किस तरीके से काम योगदान दे रही हैं और क्या संभावनाएं हैं, हम उसको होलिस्टिकली कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये एडिटोरियल तो एनर्जी सेक्टर पे बेस्ड रहेगा, लेकिन हम और भी डायमेंशंस को इसके देखेंगे। अगला है भारत शक्ति टू शोकेस प्रोग्रेस ऑफ इंडिजीनियस डिफेंस इक्विपमेंट। तो ये दो तीन लास्ट में हम कुछ छोटे छोटे न्यूज़ देखेंगे। अभी एक भारत शक्ति जो है वो तीनों सेनाओं के बीच में युद्धाभ्यास, तीनों सेनाओं के बीच में एक ये एक्सरसाइज होने वाली है। इसमें क्या है, अपने स्वदेशी रूप से निर्मित जो भी हथियार हैं, जो भी पनडुब्बी वगैरह हैं, उन सारी चीज़ों का प्रदर्शन किया जाएगा। एक टेस्टिंग का एक फॉर्म है, तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। भारत शक्ति, हम क्या करते हैं, ज़्यादातर डिफेंस के इक्विपमेंट्स जो है इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन लास्ट 1-2 सालों से हमने ये किया है कि हम अपने यहाँ पर स्वदेशी रूप से ज़्यादा डिफेंस के इक्विपमेंट्स बना पाएँ, इस पे हमारा मेन फोकस है। तो उसी स्वदेशी के तहत जो हमारे यहाँ पे उपकरण है इस तरीके के या डिफेंस इक्विपमेंट्स जो हैं, उसमें क्या हम बना रहे हैं और कैसा वो काम कर रहा है, उसी के लिए ये पूरा एक्सरसाइज जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। उसके बाद में आएगा अगला, सेम है वो नेवी डेमोन्स्ट्रेशन ट्विन कैरियर ऑपरेशंस। तो नेवी से रिलेटेड है ये, जो नौसेना है उससे रिलेटेड है, तो उसको भी देख लेंगे, छोटी सी न्यूज़ है ये। लास्ट में हम ये देखेंगे, डाटाबेस एक न्यूज़ आई है कि केरला हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल पासपोर्ट होल्डर्स इन इंडिया। तो ओवरऑल इंडिया में बात की गई है कि केरला में जो महिलाएं हैं उनके पास हाईएस्ट पासपोर्ट है। ये पूरा जो न्यूज़ है वो हम माइग्रेशन से लिंक करके पढ़ेंगे, माइग्रेशन पे बेस्ड है ये कि केरला की महिलाएं सबसे ज़्यादा विदेशों में जाकर के एजुकेशन प्राप्त कर रही हैं, जॉब वगैरह कर रही हैं। तो इस टॉपिक को हम इस लिहाज से डिस्कस करेंगे कि माइग्रेशन का क्या सिनारियो है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो ये पूरी हाइलाइट्स रही। चलिए सबसे पहले आज की जो इम्पोर्टेंट
चर्चा में रहे उसको डिस्कस करने से पहले ये है बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ हमारे लिए कि जो हमारे नॉन सब्सक्राइबर्स हैं वो 72% से ज़्यादा व्यूअर्स हैं। तो प्लीज़ आप देख रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारी पहल आपको अच्छी लग रही है तो आप हमको सब्सक्राइब करिए और डेली हमारे साथ जुड़े रहिए सो दैट आपकी तैयारी भी इन्हेंस और हमें भी उससे कुछ बेनिफिट मिले। तो इतना ध्यान में रखिए, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। चलिए आज चलते हैं, जो मेन टॉपिक है आज का, इलेक्शन को देखते हुए, राजनीतिक सरगर्मियों को देखते हुए अरुण गोयल क्विट्स एज ईसी, है ना। तो ईसी क्या है? इलेक्शन कमिश्नर। और अरुण गोयल जी ने क्विट कर दिया है, अभी इस्तीफा दिया है और द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो मिस्टर अरुण गोयल जो है वो 1985 बैच के एक आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और इनको हाल ही में क्या किया गया था, नवंबर 2022 में अपॉइंट किया गया था। तो जब से ये अपॉइंटमेंट इनकी हुई थी उसी समय से ये बहुत ही न्यूज़ में थे। क्योंकि एडीआर जो है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है, उन्होंने इनके अपॉइंटमेंट के खिलाफ, इनकी नियुक्ति के खिलाफ एक याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि इनकी जो नियुक्ति जो है वो क्या है, पॉलिटिकली इम्पोज की गई है या पॉलिटिकली इनकी नियुक्ति को क्या है, इनकी जो नियुक्ति है वो राजनीतिक रूप से जानबूझ के की गई है, कुछ फेवर्स पॉलिटिकली इनको मिले हैं तब जाकर इनकी नियुक्ति हुई है और ये जो नियुक्ति है वो अवैध है। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये इंटरनल मुद्दा है, केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी तो ज़्यादा सही रहेगा। हम अथॉरिटी नहीं है कि हम हर एक अपॉइंटमेंट को ऐसे असंवैधानिक और संवैधानिक घोषित करें। तो ये मामला था जब ये अपॉइंट किए गए थे तब। लेकिन अभी फिलहाल ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इन्होंने क्या है, रिज़ाइन कर दिया है। अब रिज़ाइन किया है जस्ट लोकसभा से पहले। सेम वही न्यूज़ है आगे, इसके बारे में एक और छोटा सा आर्टिकल है कि अरुण गोयल क्विट्स एज ईसी अहेड ऑफ पोल। उसमें क्या है कि कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफिसर्स एक्ट 2023, तो जो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के मामले में 2023 में ही संशोधन किया गया था। तो उस संशोधन में भी बहुत 2-3 चीज़ें ऐसी थी जिसमें क्या हुआ था कि पहले एक कमेटी होती थी और उस कमेटी में 3 सदस्य होते थे जो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते थे। उसमें कौन होते थे? एक तो आपके पीएम होते थे, दूसरे क्या होते थे, लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि लोकसभा में जो विपक्ष के जो नेता होते थे वो, और तीसरे होते थे सुप्रीम कोर्ट के जज। तो ये जो जज वाला तीसरा पॉइंट था ना, नए अमेंडमेंट में इसको क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। और इनके जगह पे क्या कर दिया गया था कि पीएम जो है एक ऐसे मंत्री को, कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे और पीएम के हिसाब से जो उनको सही लगेगा उस व्यक्ति को ये इस समिति में अपॉइंट करेंगे और ये 3 लोग मिलकर के क्या करेंगे, इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शनर कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। तो ये पूरा मैटर था। तो इसी मैटर से रिलेटेड अरुण गोयल जी हाईलाइट हुए थे और इनकी नियुक्ति के ऊपर संशय आया था और साथ के साथ इस संशोधन विधेयक की भी आलोचना की गई थी कि ये गलत है। जुडिशरी में अगर कोई है और जुडिशरी को एक पार्ट बनाया गया है, हमने लोकतंत्र का जो 4 पिलर्स होते हैं उसमें जुडिशरी एक बहुत अहम रोल अदा करती है। और जुडिशरी का कोई जज अगर एक कमेटी में है, आपने उसको रिप्लेस करके अपना एक कैबिनेट मंत्री बिठा दिया, इट मीन्स यहाँ पे मेजोरिटी क्या हुई, कैबिनेट की हुई, सरकार की हुई। 2 लोग तो सरकार से ही हो गए और एक हो गए लीडर ऑफ अपोजिशन। यानी कि अगर सरकार चाहेगी तो जिस भी व्यक्ति को चाहे वो उसे यहाँ पर चुनाव आयुक्त के रूप में बिठा सकती है। और ये पूरा जो मुद्दा है, ये जो पूरा मामला है वो क्या करता है, आपकी जो चुनाव की पारदर्शिता को क्या करता है, इफेक्ट करता है। चुनाव कराना, होना देश में एक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारे यहाँ ही एकमात्र कहते, मोदी जी कह के भी आए थे कि भारत लोकतंत्र की जननी है या लोकतंत्र की माता है। कहने का मतलब है कि इतना बड़ा जो हमारा डाइवर्सिफाइड एक कंट्री है, वहाँ पर इतने नंबर ऑफ पीपल्स हैं और वहाँ पर हमें ये अधिकार है कि हम अपने हिसाब से, अपनी स्वेच्छा से हर पार्टी में एक प्रत्याशी चुन सकते हैं। जैसे चाइना में होता है कि चाइना में क्या सिस्टम होता है कि एक ही पार्टी के 2 कैंडिडेट दे दिए जाते हैं और उन 2 कैंडिडेट में से एक चुनना होता है। तो वहाँ पर जनता चुन रही है, लेकिन वो डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास चॉइसेस नहीं है। एक ही पार्टी के 2 लोग हैं, अब एक ही पार्टी के हैं, अब उनमें से जो अच्छा लगे आपको आप चुन लीजिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, डाइवर्सिटी है कि हम जो चाहें, हम जिस पार्टी को लाना चाहें हम उस पार्टी को ला सकते हैं, जिस प्रत्याशी को हम चुनना चाहें उसे हम चुन सकते हैं।
थे। तो ये जो है वो भारत के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी क्या है खूबी है, और इलेक्शन कमीशन इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है। और ऐसे में अगर कोई ऐसा व्यक्ति अपॉइंट होके आ जाए जो कि क्या है सरकार का चहीता है, तो वो काम क्या करेगा, सरकार के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। फिर निष्पक्षता की जो मुद्दा है कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाएगा। तो ये पूरा मुद्दा था। अरुण गोयल जी इसलिए न्यूज़ में आए थे और फिलहाल इन्होंने क्या किया है, रिज़ाइन कर दिया है। तो ये पूरा मुद्दा था। अब हमारे लिए यहाँ पर से इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो हमने जान ली कि किस तरीके से इनका अपॉइंटमेंट हुआ और क्या अमेंडमेंट हुए, उसमें क्या गलतियां थी, क्या कमियां थी। अब एक और चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक से, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, कि क्या हम अपने एग्ज़ाम के लिए यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चुनाव आयोग क्या होता है और चुनाव आयोग की क्या संवैधानिक स्थिति है, उसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि चुनाव आयोग के बारे में किस आर्टिकल में लिखा गया है। तो आर्टिकल 324 जो है, आर्टिकल 324 जो है, वहाँ पर चुनाव आयोग के गठन की बात की गई है। आर्टिकल 324 में क्या है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, निष्पक्ष कार्य प्रणाली से संबंधित ये पूरा आर्टिकल है। यहीं पर उनकी शक्तियों के बारे में और जिम्मेदारियों के बारे में मेंशन होता है। तो आर्टिकल 324 को याद रखेंगे, ये चुनाव आयोग से रिलेटेड है। इसके बाद है कि संवैधानिक नियुक्ति ये है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल नियुक्ति बोली जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त और दो जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति क्या होती है, संवैधानिक नियुक्ति होती है। 1950 में क्या हुआ था, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और 15 अक्टूबर 1989 तक क्या था, चुनाव आयोग एक सदस्यीय निकाय होता था। मतलब पहले क्या होता था कि 1989 तक चुनाव आयोग में केवल एक ही सदस्य होते थे। कौन होते थे, वो होते थे आपके मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो एक ही सदस्य की ये बॉडी थी। लेकिन 1988 में क्या हुआ था, एक अमेंडमेंट किया गया था। 1988 में अमेंडमेंट किया गया था। कौन सा अमेंडमेंट था, 1988 में किया गया था 61st अमेंडमेंट। 61st अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो कई बार इसको पूछा गया है। इवन स्टेट पीसीएस में भी ये पूछा गया है। तो जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था उसमें ये बात की गई थी कि जो चुनाव को कराने की, वोट देने की जो उम्र है उसको घटा करके क्या कर दिया गया था, 18 वर्ष। पहले वो 21 होती थी और 21 वर्ष से इसको कम करके कर दिया गया था 18 वर्ष। तो ये चेंज किया गया 1988 में। जब 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, उस समय में क्या था कि एक सदस्यीय बॉडी होती थी चुनाव आयोग की, एक ही व्यक्ति होता था जिसके ऊपर देश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी। लेकिन 1988 में जब ये संशोधन किया गया, 61वां संविधान संशोधन किया गया, तो क्या हुआ कि वोट देने का अधिकार जो है वो अब 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए कर दिया गया। अब 18 वर्ष तक के बच्चे, मतलब कि क्या हो गया, आपका लोड जो है, चुनाव आयोग का लोड जो है वो बढ़ गया। क्यों, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग और चुनाव में भागीदार हो सकते हैं। ठीक है, पहले 21 वर्ष थी, उसको घटा करके 18 किया गया। तो ये लोड जो बढ़ गया, इसकी वजह से 1989 में क्या किया गया, जो इलेक्शन कमीशन में पहले एक सदस्य होते थे, अब यहाँ पर क्या कर दिया गया, इसको 3 सदस्यीय बना दिया गया। ठीक है, तो 1989 में क्या हो गया, ये 3 सदस्यीय निकाय बन गया। अभी हम ये भी देखेंगे कि अभी जो अरुण गोयल जी ने रिज़ाइन किया है, उसके बाद से फिर से क्या हुआ है कि मात्र एक जो मुख्य चुनाव आयुक्त है अब सिर्फ वही रह गए हैं। दूसरे जो एक और चुनाव आयुक्त थे उनका टेन्योर फरवरी में समाप्त हो गया था, तो ऑलरेडी 2 लोग थे। अब उन 2 में से अरुण गोयल जी ने क्या किया, रिज़ाइन दे दिया। तो अब फिर से एक ही इंसान जो है जिसके ऊपर पूरे चुनाव की जिम्मेदारी आ गई है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ। फिर क्या हुआ कि 1990 में चुनाव आयुक्तों का फिर से 2 पद को समाप्त कर दिया गया। ये 1-1.5 साल के लिए आया। 1989 में 3 चुनाव आयुक्त हुए, फिर से क्या किया गया, 90 में 2 पद समाप्त कर दिए गए और फाइनली अक्टूबर 1993 में ये हुआ कि फिर से 3 सदस्यीय बॉडी कर दी गई। और तब से लेकर के अभी तक क्या चल रहा था, 3 सदस्यीय बॉडी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था। अभी भी कॉन्सेप्ट तो 3 सदस्यीय बॉडी का ही है, लेकिन क्या है, एक का टेन्योर खत्म हो चुका, दूसरे ने रिजाइन कर दिया, तो इसलिए अभी एक ही मेंबर जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त बनकर
बैठे हुए हैं इस पद पर। तो 1993 के बाद से ये फिलहाल में 3 सदस्यीय बॉडी है, इसको ध्यान में रखेंगे। क्या होता है इनकी अवधि? 6 वर्ष की अवधि होती है या तो 65 वर्ष की अवधि होती है। इनमें से जो भी पहले हो जाए, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की 65 साल की उम्र पूरी हो जाती है तो उनको क्या करना पड़ेगा? अपने पद से हटना पड़ेगा। और या फिर अगर उनके पास मैक्सिमम 65 से कम अभी काफ़ी एज बची हुई है तो वो 6 साल तक क्या रख सकते हैं? इस पद पर रह सकते हैं। तो ये चुनाव आयोग से संबंधित जो हुआ आपका पॉलिटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हुए। अब देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स जो संविधान में ही मेंशन किए गए हैं, आर्टिकल्स। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैच द फॉलोइंग में आता है और स्टेटमेंट में भी कई बार आता है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 में क्या है? चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, ये सब क्या करता है? चुनाव आयोग करता है। ये आर्टिकल 324 में मेंशन है कि चुनाव कैसे होगा, उसका नियंत्रण कैसे होगा, ये सारी चीजें हैं 324 में। 325 में क्या है? 325 में है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, इस सब के आधार पर मतदाता सूची में ना तो शामिल किया जाएगा, ना ही इसके आधार पर मतदाता सूची से बाहर किया जाएगा। इट मीन्स कि आपके अगर पॉपुलेशन जो है उसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सब कोई है तो उनको किसी विशेष जाति धर्म का होने की वजह से मतदाता सूची में ना तो शामिल किया जाएगा और ना ही किसी विशेष जाति का होने की वजह से, धर्म का होने की वजह से उनको सूची से बाहर किया जाएगा। मतलब यहाँ पर सबको समानता होगी। तो ये बोलता है आपका आर्टिकल 325। ठीक है, ये हुआ 325। अब ये आर्टिकल 326 में क्या है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव क्या होंगे? वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है? 18 वर्ष, 18 जो साल की उम्र जिसने भी पार कर ली है वो क्या है? वयस्क है और चुनाव देने के लिए कैपेबल है, चुनाव देने का उसका अधिकार है। तो ये कहाँ पर है? वयस्क मताधिकार आपको दिया गया है आर्टिकल 326 में। अब ये क्वेश्चन बनता है आपसे कि जो वोट देने का अधिकार है वो आपका कानूनी अधिकार है या आपका संवैधानिक अधिकार है? तो ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये आपको जाके सर्च करना है। चाहे आप अपनी पॉलिटी की बुक से इसको सर्च करिए, चाहे आप गूगल करिए, और आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वोट देने का जो आपका राइट है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फिर आपका लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है या फिर संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, तो इसको हम चर्चा किए कि हम क्या है 326 में वोट देने के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट दिया जाएगा। आर्टिकल 327 में क्या है? 327 में है कि विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में क्या है? संसद जो है वो प्रावधान बना सकती है। तो ये दिया गया है आपके आर्टिकल 327 में। 327 में बोला गया है कि विधान मंडलों के चुनाव से संबंधित अगर कोई नीति बनानी है तो उसकी शक्ति संसद के पास है कि वो नीति बना सके, उसमें कुछ चेंजेस कर सके। ये आर्टिकल 327 है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है? देखिए, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं इसको सिर्फ रटने के लिए नहीं। अभी जो यूपीएससी का ट्रेंड ऐसा है, अभी या फिर यूपीएससी का तो ट्रेंड ऐसा ही है कि वो आपके कॉन्सेप्ट के साथ में खेलती है यूपीएससी ना। तो आपको ये सिर्फ पता होना कि 327 के तहत में संसद की शक्ति है, ये काफ़ी नहीं है। आपसे ये घुमा के प्रश्न कैसे बन सकता है? आपको आर्टिकल नहीं पूछेगा, आपसे घुमा करके ये प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि क्या राज्यों के या विधान मंडलों के चुनाव में संसद का कोई हस्तक्षेप हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फिर अब आप वहाँ पे क्या होंगे? कंफ्यूज होने लगेंगे कि क्या होता है या नहीं होता है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि 327 के थ्रू ऐसी शक्तियाँ दी गई है तो ये आप बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे कि हाँ बिल्कुल विधानसभा या विधान मंडलों के चुनाव से संबंधित नियम बनाने की जिम्मेदारी या शक्ति जो है वो संसद के पास है। तो क्वेश्चन में सिर्फ आपको रटना नहीं है, उसको समझ के भी चलना है और माइंड ये भी प्रिपेयर करके चलना है कि अगर क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछ दिया जाए तो आप उसका आंसर करने के लिए कैपेबल हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ आपका 327। अब आर्टिकल 328 में क्या है? किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसे विधानमंडल के लिए चुनाव के लिए संबंध में प्रावधान करने की शक्ति। ठीक है, तो किसी राज्य के विधानमंडलों से संबंधित ये आपका आर्टिकल आ गया 328 में। अब आते हैं आर्टिकल 329 में। 29 में क्या है कि चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक है। तो अभी जो मैंने चर्चा की थी स्टार्टिंग में ही कि अरुण गोयल जी के अपॉइंटमेंट को लेकर के जब एडीआर गई थी कोर्ट में तो कोर्ट ने इसी आर्टिकल का यूज करके ये बोला कि नहीं, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये उनका इंटरनल मामला है, इसको केंद्र सरकार ही जो है वो क्या करेगी? केंद्र सरकार और संसद इसको देखेगी। तो ये आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट हो गया।
गया। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए, देखिए ये नहीं पूछेगा आपको कभी भी यूपीएससी में कि अरुण गोयल को पद से हटाया गया या उन्होंने इस्तीफा दिया। आपसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा, अगर बनेगा तो क्यों, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे लिए, और वहाँ पर अगर कोई डेवलपमेंट हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है, तो आपको क्वेश्चन वहाँ से पूछने की संभावना है। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा। आर्टिकल 329 के तहत जो है चुनावी मामलों में अदालत जो है हस्तक्षेप नहीं करती है, ये सारा मुद्दा है। तो चुनाव से रिलेटेड कई बार कोई इशू आता है, चाहे वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई इशू आता है, तो फिर यहाँ पर आर्टिकल 329 का यूज़ करना और पता होना ज़रूरी है। तो आई होप ये पूरा जो टॉपिक था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इलेक्शन कमीशन के लिए मैंने जो फैक्ट्स बताए वो पीटी के लिहाज से तो इम्पॉर्टेंट थे, जो मेंस के लिहाज से कैसे इंपॉर्टेंट होगा कि इलेक्शन कमीशन की क्या रिलेवेंस है। जैसे कल हमने राज्यसभा के रिस्पेक्ट में बात की थी कि क्या रिलेवेंस है राज्यसभा का वर्तमान के समय में, तो वैसे ही इलेक्शन कमीशन का क्या रिलेवेंस है, क्या वो लोकतांत्रिक मूल्यों को देश में बनाए रखने के लिए सक्षम एक बॉडी है या नहीं है, उसकी पारदर्शिता को लेकर के, चाहे उसमें जो अभी संशोधन किया गया है उनके अपॉइंटमेंट से लेकर के, ऐसे क्वेश्चंस आपको मेंस में पूछे जाएंगे। तो आपको पीटी और मेंस दोनों को ध्यान में रख करके पढ़ाई करनी है, ठीक है। अगला है इंडिया टू गेन हायर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम एफटीए पैक्ट विथ ईएफटीए। एफटीए पैक्ट क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि जिन देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, फ्री मतलब कि मुक्त, इसका फुल फॉर्म हिंदी में क्या होगा, मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मुक्त व्यापार समझौता ही कहने का मतलब है कि अगर दो देशों के बीच में व्यापार, आयात निर्यात से संबंधित कोई भी चीज़ हो रही है तो वहाँ पे सीमा शुल्क में कुछ रियायतें दी जाती है। ये दो देशों के बीच में, जिन दो देशों के बीच में एफटीए साइन होता है, उनकी ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक एमओयू साइन किया जाता है कि हाँ हम आपके यहाँ से कोई चीज़ मंगाएंगे या अपने यहाँ से कोई चीज़ भेजेंगे तो सीमा शुल्कों में बाकी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो नॉर्म्स हैं उससे कुछ रियायतें बरती जाएंगी। कई बार फ्री होता है, कई बार कुछ कमोडिटीज़ में क्या होता है कि बिल्कुल फ्री होता है, कुछ कमोडिटीज़ में ऐसा होता है कि एक मिनिमम टैरिफ वसूल किया जाता है। ये पूरा मुद्दा क्यों होता है, ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट ही इसलिए है कि दो देशों के बीच में आयात और निर्यात को बढ़ाया जा सके, एक दूसरे की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाता है। तो अभी फ़िलहाल इंडिया जो है वो ईएफटीए साइन कर रहा है। ईएफटीए का फुल फॉर्म क्या है, ये है यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो एफटीए तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ही, और यहाँ पर ये क्या हो गया, ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि जो यूरोपियन जो देश हैं उनके साथ में ये एफटीए हो रहा है और ये संडे को साइन होने वाला है। अब ये जो पूरा आर्टिकल है इसमें क्या है, कुछ डाटा दिए गए हैं, पहले हम उस डाटा को देख लेते हैं, फिर हम समझ लेंगे कि ईएफटीए की क्या हमारे लिए संभावनाएं हैं। तो देखिए जो ईएफटीए साइन होने वाला है उसमें बोला गया है कि $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और अगले 15 सालों में जो है वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ जॉब जो है इस एफटीए ईएफटीए की वजह से इंडिया में जनरेट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये वाला जो समझौता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली। इसको देखिएगा, जीएस पेपर 3 से आपका ये टॉपिक सीधे सीधे लिंक करता है, ठीक है। तो पहले तो बात हुई कि $100 बिलियन का क्या इन्वेस्टमेंट होगा, और दूसरी बात की गई कि अगले 15 सालों में मिलियंस ऑफ जॉब जो है वो यहाँ से क्रिएट होगा। इसके बाद में ये बात आती है कि जो ईएफटीए है उसमें 4 देश हैं, तो वो 4 देश कौन कौन से हैं ईएफटीए में। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताऊं कि ईएफटीए का मतलब क्या होता है। देखिए मैंने बता दिया कि यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में, ठीक है। ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें 4 देश कौन है, तो अभी जो ईएफटीए साइन हो रहा है उसमें भारत के साथ 4 और देश जो है वो यूरोपियन यूनियन के हैं। कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले है आपका आइसलैंड, फिर है आपका लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। तो ये 4 देशों के नाम याद रखिएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ईएफटीए में 4 देश शामिल कौन है। तो भारत के अलावा आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे
और स्विट्ज़रलैंड, ये 4 देश जो हैं वो आपके EFTA में शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि EFTA है क्या, पहले ही शुरू में बता दिया मैंने कि वस्तुओं का, सेवाओं का जो है आयात निर्यात वो रियायती दर पर हो, उसके लिए है ये। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पूरा ये मुद्दा है, व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये पूरा जो समझौता है वो किन्हीं देशों के बीच में किया जाता है। तो देशों के नाम याद रखिएगा, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड। अब हमारा जो आर्टिकल दिया गया है उसमें स्विट्ज़रलैंड के बारे में कुछ बताया गया है, कुछ डाटा दिए गए हैं। वो डाटा क्या है कि स्विट्ज़रलैंड विच अकाउंटेड फॉर 1.38 बिलियन ऑफ द टोटल 1.87 बिलियन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स टू द EFTA इन जो ईयर 2023 है। तो 2023 में स्विट्ज़रलैंड और भारत के बीच में लगभग 1.38 बिलियन डॉलर का जो है वो ट्रेड समझौता हुआ है। तो इसको, इस आंकड़े से आपको पता चल सकता है कि ये पूरा जो EFTA है वो कराया किस लिए जा रहा है, क्योंकि हमारे लिए ये जो यूरोपियन देश हैं वो कितने बेनिफिशियल हैं हमारे आयात और निर्यात के लिए। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा हमारी इकोनॉमी को होता है। तो ये कुछ डाटा थे इसमें, बाकी मैंने बता दिया कि EFTA क्या है और EFTA में कौन से 4 देश हैं, इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद में एक और है कि अर्थव्यवस्थाएं जो महत्वपूर्ण है उनमें क्या है, 1.3 ट्रिलियन तक का व्यापार किया गया। मतलब यूरोपियन जो FTA है इनमें जो देश शामिल हैं उनके साथ लगभग 1.3 ट्रिलियन का व्यापार हमने 2021 में किया है। तो ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये जो आंकड़े हैं, आप एक जगह पे इसको नोट डाउन कर सकते हैं और आप इसको आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप आंसर राइटिंग में ऐसे आंकड़ों को डालते हैं तो वहाँ पर आपका एक वैल्यू एडिशन होता है। 2021 तक इन सारे देशों के जो छोटे छोटे EFTA के 4 देश हैं उनके साथ में 1.3 ट्रिलियन का व्यापार हुआ। और अभी मैंने रीसेंट डाटा बताया स्विट्ज़रलैंड से रिलेटेड, जिसमें क्या है कि 1.38 बिलियन डॉलर का जो है वो पूरा ट्रेड, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच है। तो ये सारी चीज़ें आप कोट करेंगे जब अपने आंसर में, तो आपको बहुत फ़ायदा इसका मिलेगा। ठीक है, और ये क्या है कि ये FTA EFTA राज्यों के कुल आयात में लगभग 22% की हिस्सेदारी करता है। तो ये सारे डाटा, ये सारे चीज़ें आप एक जगह पे नोट डाउन करते चलिए। न्यूज़ में कोई चीज़ आई है तो सिर्फ उसको जानना ज़रूरी नहीं है, उससे रिलेटेड कुछ डाटा, कुछ फैक्ट्स आपके पास में आपके नोट्स के फॉर्म में होने चाहिए। A4 शीट जो है वो, इस टाइप के A4 शीट में आपका एक दिन का जो डाटा है, एक दिन का जो न्यूज़ है, उससे रिलेटेड जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं आप उसको एक जगह पे नोट डाउन कर सकते हैं। इसका डबल फ़ायदा होता है। अगर आप प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जब एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले जाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के जस्ट पहले आपका दिमाग इतना क्रिटिकल वो चीज़ होती, सिचुएशन ऐसी होती, इतना प्रेशर होता है कि आप बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे डाटा नहीं रट सकते। तो आपको लगता है कि अब इतने कम समय में मैं ऐसा क्या कर लूँ। तो जब आप डेली इस तरीके की A4 शीट में अगर आप डाटा इस तरीके से लिख के चलेंगे तो लास्ट मोमेंट आपको रिवीजन करना वहाँ पर आसान हो जाता है। ये PT के लिए भी काम करता है। फिर मेंस के लिए भी होता है कि एक दिन में 2-2 पेपर होते हैं, तो जो दोनों पेपर के बीच में जो 2-3 घंटे का गैप होता है उस टाइम में आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास में ऐसे नोट्स हैं, ऐसे डाटा हैं आपके पास एक जगह लिखे हुए, तो क्या है आप उसको 2-3 घंटे में जल्दी क्या है एक आंखों से गुजार देंगे। पहले से आपने चीज़ें पढ़ रखी होती हैं तो आपको एक तुरंत एग्ज़ाम में जाने से पहले ही वो चीज़ें फिर से दिमाग में छप जाती हैं और फिर उन आंकड़ों को आप यूज़ करके मेंस में अच्छे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं तो स्टैटिक्स के जो चीज़ें हैं, आंकड़े हैं, उसको कहीं ना कहीं आप नोट डाउन कर लिया करिए। अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा डाटा आपके एग्ज़ाम को, PYQs को देख करके मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस आर्टिकल से रिलेटेड जितना बेस्ट डाटा हो सकता है उसको मैं वहाँ पर डालूँ। तो मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करती हूँ। कुछ 1-2 चीज़ें छूट जाती हैं क्योंकि इतने कम टाइम में चीज़ों को कवर करना है, तो मेरे लिए भी वो लिमिटेशंस हैं कि मैं जानती बहुत सारी चीज़ें हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करने बैठूँगी तो एक ही आर्टिकल इतना लंबा हो जाएगा कि फिर बाकी सारे जो चीज़ें हैं जो वो छूट जाएंगी। तो जितना हो सकता है मैक्सिमम उस टॉपिक से रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। आप अपने लेवल पर भी थोड़ा डाटा इधर उधर से कहीं से भी जुटा के उस चीज़ को वहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए
अब देख लेते हैं अगला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, साइंस एंड टेक का जो आपका पेपर 3 है, जीएस पेपर 3 है, उससे रिलेटेड है ये टॉपिक, और ये हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्या है, वाई इंडिया अर्जेंटली नीड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर जीनोमिक्स। तो जीनोमिक्स क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे, और लीगल फ्रेमवर्क बनाने की क्या ज़रूरत है, साथ के साथ में अभी करंटली क्या चल रहा है इंडिया में जीनोमिक्स को लेकर के, क्या डेवलपमेंट्स हैं उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है कि जीनोमिक्स होता क्या है। तो जीनोमिक्स क्या होता है, देखिए ह्यूमन बॉडी जब होती है उसमें डीएनए का कॉन्सेप्ट होता है। आपने साइंस जब पढ़ा होगा तो देखा होगा कि इस तरीके से कुंडली के समान संरचना होती है ना, इसमें डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है, डीएनए का जो है उस वो 4 चीज़ों से मिलकर बनता है जिसको बोलते हैं बेस। बेस होते हैं, 4 बेस होते हैं डीएनए में, और उनसे वो मिलकर बनता है। वो बेस कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ऐसे कर करके चीज़ें होती हैं। 4 बेस जो होते हैं उनसे मिलकर के ये डीएनए बनता है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा इसको मैं इरेज कर देती हूँ। तो जो बेस होते हैं डीएनए में वो क्या होते हैं, 4 होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, मैं यहाँ पे कीवर्ड्स लिख रही हूँ, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, ऐसे करके आपको 4 चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, इसको एक बार और देख लीजिएगा आप। ये आरएनए और डीएनए में एक का ही फर्क होता है, उसको भी ध्यान में रखेंगे। तो डीएनए क्या होता है, इस तरीके के जो बेस होते हैं उनका एक संरचना होती है, उनकी एक क्या कहना चाहिए कि एक स्ट्रक्चर बना होता है। और हर बॉडी में क्या होता है, 90% या 99% तो डीएनए सेम होता है, 1% जो है वो हर इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है। तो वो अलग क्यों होता है, इन्हीं डीएनए के जो बेसेस हैं, ये जो 4 बेस होते हैं, इनमें जो परिवर्तन होता है उसी के आधार पर क्या होता है, हर इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है, उसकी जीन जो है वो अलग होती है। ठीक है, जैसे एक फैमिली में पेरेंट हैं तो पेरेंट से बच्चों में वो जीन आता है, तो मोस्टली क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिमिलर होती हैं। पेरेंट से बच्चों में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं, लेकिन अगर कोई दूसरे फैमिली का है या दूसरा एक इंडिविजुअल है, उसकी और आपकी क्वालिटीज़ अलग होंगी, उसके जीन्स अलग होंगे, उसके फेस का स्ट्रक्चर अलग होगा, उसकी आँखों का स्ट्रक्चर, उसके हेयर्स, सब चीज़ें अलग होती हैं। तो वो जो अलग क्यों होती हैं, ये इन डीएनए की जो संरचनाएं हैं, ये जो बेस जिस फॉर्म में, जिस स्ट्रक्चर में सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, उनसे मिलकर के जो जीन बनता है, उसी की वजह से आप और हम अलग अलग होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जीनोमिक्स की। तो जीनोमिक्स में इन्हीं जो डीएनए होती हैं ना, इनकी संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, इसको कहते हैं जीनोमिक्स। जीनोमिक्स में क्या किया जाता है कि कई सारे लोग हैं अलग अलग, तो वहाँ से उनके जीन का सैंपल लिया जाता है, उनमें देखा जाता है कि क्या समानताएं हैं और क्या विषमताएं हैं, 2 जीन में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या सिमिलैरिटीज़ नहीं हैं, क्या वहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इनको जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं जीनोमिक्स। और हाल के दिनों में ये जीनोमिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, किस में, मेडिकल के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में जीनोमिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। आपने बीटी कॉटन वाली चीज़ सुनी होगी, हमेशा चर्चा में रहती है, बीटी बैंगन हो गए, ये सारी चीज़ें, तो ये सब जो होती हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं जीनोमिक्स पर ही आधारित होती हैं, कि 2 अलग अलग पौधे हैं, उनके जो है डीएनए का या जीन का अध्ययन करा जा रहा है, फिर उनको मिला जा रहा है, क्रॉस ब्रीडिंग की जा रही है, फिर उससे एक नया पौधा बन रहा है या नई फसल बन रही है। सेम वैसा ही इंसानों के बीच में है कि अलग अलग इंसानों के जीन का क्या किया जा रहा है, पहले तो स्टोर किया जा रहा है, फिर उसका अध्ययन किया जा रहा है, फिर किन में क्या समानताएं हैं, विषमताएं, उसको देखा जा रहा है। अब इसका बेनिफिट कहाँ पर मिलता है, हेल्थ के फील्ड में बहुत ज़्यादा ही ये बेनिफिशियल है। कैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, हृदय से संबंधित बीमारियां हैं, या बहुत भी कैंसर वगैरह जैसी चीज़ें आ रही हैं। तो ये जीनोमिक्स कहाँ पर हेल्प करता है आपको, ये जीनों का अध्ययन करने के बाद में क्यों हो रहा है कैंसर और कैसे ठीक होगा, ये इसका अध्ययन करने के लिए जीनोमिक्स का बहुत बड़ा रोल है। जब आप 100 या 10,000 1,000 लोगों का डाटा कलेक्ट कर रहे हो, फिर आप उसका क्या कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, और उस अध्ययन से आपको पता चल रहा है कि लोगों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो वो फैल रही है, इसके लिए क्या सिमिलैरिटीज़ इनके जीन में पाई गई है जिसकी वजह से ये फैल रही है। तो ये सब चीज़ों का अध्ययन जीनोमिक्स में किया जाता है।
अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बताती चलूँगी कि अभी हमारे यहाँ इंडिया में जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा है। जीनोम प्रोजेक्ट में क्या है कि लगभग 10,000 लोगों का डाटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है, जिन का डाटा 10,000 लोगों का अभी फ़िलहाल टारगेट था कि 2023 के एंड तक हमें टोटल 10,000 जो है वो जिन कलेक्ट करने थे। और इन 10,000 जिन्स का जो है अध्ययन करने के बाद में हेल्थ के क्षेत्र में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, इसका हमको अध्ययन करना था। तो ये जीनोम प्रोजेक्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे। आज का आपका टारगेट ये रहेगा कि आप जा कर के जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पूरा पढ़ेंगे, उसमें क्या डेवलपमेंट्स है और कब ये स्टार्ट हुआ है, इसके बारे में आप थोड़ा सा लेंगे नॉलेज। तो ये टॉपिक जो आया मेरे पास में, मुझे लगा कि उस टॉपिक से क्या चीज़ें और मैं आपको एक्स्ट्रा दे सकती हूँ, तो मुझे यहाँ से ये जीनोम प्रोजेक्ट का जो चीज़ें मिली हैं, ये जीनोम प्रोजेक्ट अभी चल रहा है रिसेंट में, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस किया। तो जीनोम प्रोजेक्ट में 10,000 जीन्स का जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाएगा, उनका अध्ययन किया जाएगा और फिर हेल्थ के क्षेत्र में क्या चीज़ें और सुधार की जा सकती है, इस पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये पूरा मुद्दा रहा जीनोमिक्स से रिलेटेड। अब जीनोमिक्स में क्या संभावनाएं हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया कि कृषि के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बहुत ही क्रिटिकल बीमारी, बहुत ही डेंजरस बीमारी हो जाती है और वो लाइलाज बीमारी होती है, पहली बार आती है, तो हम डॉक्टर्स ये समझ नहीं पाते। जैसे कि कोविड का टाइम था, कोरोना जो आया, बहुत ऐसी बीमारी थी कि स्टार्टिंग में लोगों को समझ में ही नहीं आया कि हाउ टू प्रिक्योर दिस। तो वो सारी चीज़ें, जो चीज़ें थी, वो ऐसी सिचुएशन भविष्य में ना बने, इसलिए इस तरीके की डाटा को क्या हुआ है, कलेक्ट किया जा रहा है कि और भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं, कुछ अगर ऐसी आ जाती है सिचुएशन तो उससे कैसे निपटा जा सकता है। तो पूरा जीनोमिक्स है ये। जीनोमिक्स का साइंस एंड टेक में ये इंपॉर्टेंस है, हेल्थ के लिए भी, कृषि के लिए भी और भी बहुत सारे क्षेत्रों में। तो आपको इसको ऐसे पढ़ना है कि आप इससे रिलेटेड बिल्कुल मेंस के प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रख करके इसको आप तैयार करेंगे। 2017 में यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में कि जीनोम अनुक्रम या जीनोम सीक्वेंसिंग की क्या तकनीकी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और क्या संभावनाएं हैं। तो आप उसको जा करके देखिएगा, 2017 का पेपर देखिएगा कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, और फिर आप अपने हिसाब से अपने दिमाग में जो मैंने यहाँ पर बताया थोड़ा सा और रिसर्च करके उसका एक माइंड मैप बनाने की कोशिश कीजिएगा कि आप उस आंसर में क्या लिख सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के क्या चैलेंजेस है। तो चैलेंजेस ये है कि जो ये डाटा कलेक्ट किया जा रहा था ना 10,000 लोगों का, तो जब ये डाटा कलेक्ट किया जा रहा था तब इसके सिक्योरिटी को लेकर के क्या किया जा रहा है, इसके थ्रेट को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता थी। कई लोगों का ये बोलना था कि जो लोगों का डाटा, ये जीन कलेक्ट किया जा रहा है, तो ये उनके पर्सनल डाटा है, अगर ये गलती से कहीं लीक हो गए तो क्या होगा कि मान लो किसी इंसान को बहुत गंभीर बीमारी है, कोई ऐसी बीमारी है जो वो दूसरों को शेयर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर इन जीनोम के डाटा के बारे में किसी भी दूसरे पर्सन को, इंडिविजुअल को पता चल गया, तो उसकी क्या होगी, पर्सनल जो आइडेंटिटी है, प्राइवेसी है, वो क्या होगी, ब्रीच होगी। तो निजता के अधिकार का यहाँ पे हनन हो सकता है। तो इसलिए ये पूरा आर्टिकल था कि लीगल, एक सॉलिड लीगल फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है देश को कि क्या हो, एक तो आप इसका यूज़ कैसे करोगे, इसके लिए एक लीगल पॉलिसी हो, साथ के साथ में ये ध्यान देने के लिए कि इसके वजह से किसी भी इंसान की निजता का हनन ना हो, तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी होनी चाहिए। उसके बाद में ये कि आप कैसे डेवलपमेंट और करोगे जीनोम सीक्वेंसिंग का यूज़ कर करके या जीनोमिक्स का यूज़ करके, तो उसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो पूरा आर्टिकल इसके इर्द गिर्द था, उस टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ें हो सकती थी मैंने इसको यहाँ पर डिस्कस किया। तो मैंने पूरा चीज़ बता दी आपको, क्या होता है बता दिया, क्या उसकी संभावनाएं हैं, क्या उसके चुनौतियां हैं, इसके बारे में भी बता दिया। जब वहाँ पर निजता की बात आती है और इस तरीके से पर्सनल डाटा के लीकेज की बात आती है, तो एक श्री कृष्ण समिति है, वो इसी पर बात करते हैं कि पर्सनल डाटा जो है उसके प्रोटेक्शन पे ये बात करती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था, एक चर्चा में था, और उसकी वजह से जो भी चीज़ें बन सकती थी मैंने वहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी बहुत अच्छे से। चलिए,
अब अगला देखते हैं, जेंडर इक्वालिटी एज द प्लैंक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हमारा पूरा एडिटोरियल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे जीएस पेपर 1 में सोसाइटी के रिस्पेक्ट में भी मैंने कल ही बताया था कि ये आपसे पूछा जा सकता है कि महिलाओं की भागीदारी, वुमेन एम्पावरमेंट, तो सोसाइटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। साथ के साथ में यहाँ पर एनर्जी सेक्टर की बात की गई है, तो एनर्जी सेक्टर में पॉसिबिलिटीज़ के साथ साथ में यहाँ पर हेल्थ की बात की गई है। तो ये पूरा टॉपिक आपके जीएस पेपर 3 से भी रिलेट करता है। यहाँ पर हेल्थ जो है साइंस का मुद्दा हो जाएगा, जो एनर्जी सेक्टर की बात हो रही है वहाँ पर क्या होगा, आपके हेल्थ के साथ साथ इकोनॉमी वाला भी फैक्टर जुड़ जाएगा। तो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 के लिहाज से ये टॉपिक को आपको अच्छे से डिस्कस करना है। सबसे पहले जो 2 की पॉइंट्स है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। जब आप कोई भी आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे, जब आप भूमिका बनाएंगे, रूपरेखा बनाएंगे, तो इन्हीं 2 कीवर्ड्स के ऊपर आपको स्टार्ट करना चाहिए। एक तो जेंडर इक्वालिटी, दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या होता है जेंडर इक्वालिटी? जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या होता है कि सभी जो पुरुष हैं या महिला हैं दोनों को क्या है, समान संभावनाएं मिलनी चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए आगे बढ़ने के लिए। अगर कोई बोल दे कि इकोनॉमिक के फील्ड में आगे बढ़ना है तो इकोनॉमिक के फील्ड में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पुरुषों को ज़्यादा मिले अवसर और महिलाओं को कम मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। जेंडर इक्वालिटी मीन्स कि हर जो लिंग है उसको एक समान अवसर मिलना चाहिए, तो ये होता है जेंडर इक्वालिटी। दूसरी बात ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम आज जो काम कर रहे हैं, हम आज अपनी आवश्यकताओं को तो पूरा कर ही रहे हैं, साथ के साथ हम इन फ्यूचर में इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट से अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आज जो रिसोर्सेज हैं उसका ऐसा उपयोग करना कि हमारी आज की तो नीड पूरी हो, साथ के साथ वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो चीज़ बरकरार रहे, सुरक्षित रहे। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इस लाइन में इन 2 शब्दों को कैसे लिंक करना है आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप जेंडर इक्वालिटी की बात करोगे, आज आप महिलाओं को शिक्षा में, रोजगार में समान अवसर दोगे, तभी तो वो महिलाएं जा करके क्या करेंगी, भविष्य में आपके लिए अच्छा एक फ्यूचर, अच्छा एक एनवायरनमेंट, अच्छी एक ग्रोथ दे पाएंगी। तो ये जेंडर इक्वालिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कैसे लिंक होती है ये पूरा ये आर्टिकल में बताता है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट जो है आर फंडामेंटल टू अचीविंग सस्टेनेबल एनर्जी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये पूरा आर्टिकल जो है वो एनर्जी सेक्टर के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड बात की गई है कि एनर्जी सेक्टर में महिलाओं की क्या अभी स्थिति है और वो क्या और अच्छा कर सकती हैं। तो एनर्जी सेक्टर्स की जब बात आती है, महिलाओं की बात आ रही है, तो वुमेन एम्पावरमेंट में जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यहाँ पर एसडीजी की बात करना ज़रूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, ये एसडीजी क्या है, 2030 तक का 17 जो गोल्स हैं उसका एक एजेंडा है ना। 17 गोल्स हैं इसमें, जो है गरीबी, भुखमरी, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। मैंने कई बार इसको चर्चा की हुई है पहले की क्लासेस में, जो आई दृष्टि वाली क्लासेस है वहाँ पे मैंने बताया था कि जो एसडीजी 1 है वो आपके किसकी बात करता है, पॉवर्टी की बात करता है। एसडीजी 2 जो है वो आपके हंगर की बात करता है, यानी कि भुखमरी की बात करता है। 3 में क्या है, आपकी हेल्थ है। भाई गरीब इंसान है, जब तक उसकी भूख नहीं मिटेगी तब तक उसका हेल्थ कैसे सुधरेगा, और हेल्थ सुधर गया तो फिर जाकर वो अपनी शिक्षा वगैरह पे ध्यान दे पाएगा। तो ऐसे आपको ये एसडीजीज पता होने चाहिए। इसी एसडीजी में जो वुमेन डेवलपमेंट की बात हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो कुछ जो एसडीजीज हैं जो सीधे सीधे इस आर्टिकल से रिलेट करते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है एसडीजी 7। एसडीजी 7 जब बात यहाँ पर इस आर्टिकल में एनर्जी सेक्टर की गई है तो एसडीजी 7 किसकी बात करता है, क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी की बात करता है, यानी कि स्वच्छ जो है और संवहनीय या वहनीय ऊर्जा मिलनी चाहिए, ये एसडीजी 7 बात करता है। एसडीजी 12 यहाँ पे द हिंदू में भी थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, ह्यूमन एरर्स हमेशा होते हैं। एसडीजी 12 लिखा है यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन के लिए, लेकिन एसडीजी 13 होता है क्लाइमेट एक्शन के लिए। तो जब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हम स्वच्छ ऊर्जा की भी बात करेंगे, फिर ये जो आर्टिकल है वो एसडीजी 13 से भी रिलेट हो जाता है। तो इस तरीके से सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एक और चीज़ है एसडीजी 5। जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो एसडीजी 5 जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अपने आंसर में भी कोट कर सकते हैं। एसडीजी 5 बात करता है जेंडर इक्वालिटी की। तो जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है, तो वहाँ पर जेंडर इक्वालिटी के लिए एसडीजी 5 है, इसको कोट करना बिल्कुल ज़रूरी है।
तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो आर्टिकल है वो इसी को ध्यान में रखकर चल रहा है। अब हम देख लेते हैं कि एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड इसमें क्या क्या, अब हम देख लेते हैं कि इस पूरे आर्टिकल में एनर्जी से रिलेटेड क्या बात की गई है। एनर्जी सेक्टर्स में महिलाओं की स्थिति के बारे में बात की गई है। मैंने कल भी ये डाटा डिस्कस किया था कि जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू ने एक रिपोर्ट जारी की थी और उसमें बताया था कि 3.2 मिलियन जो प्री मेच्योर डेथ्स हैं वो हाउस होल्ड की वजह से हुई हैं। 3.2 मिलियन प्री मेच्योर डेथ्स में जो बड़ा रीज़न है वो क्या है, हाउस होल्ड पोल्यूशन है। हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन हो क्यों हो रहा है, क्योंकि घरेलू यूज़ में जो है, घरेलू ईंधन में लकड़ी जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जा रही है खाना बनाने के लिए। तो जब लकड़ी, कोयला, इन सारी चीज़ों का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो हाउस होल्ड पोल्यूशन उससे बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसकी वजह से 3.2 मिलियन प्री मेच्योर डेथ्स हो रही हैं। साथ के साथ इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो नियरली हाफ ऑफ एयर पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ्स में 60% जो है वो महिला और बच्चे शामिल हैं। तो जब हाफ जो बात की जा रही है कि जो आधे से ज़्यादा पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ हो रही हैं, एयर पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ हो रही हैं, उसमें 60% जो है वो महिलाएं हैं और बच्चे हैं। मतलब कि क्या है, ये एयर पॉल्यूशन का कहाँ से देखिए लिंक कैसे बिठाया गया है कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है वो घर में जो महिलाओं की स्थिति है, कि महिलाओं को ये बोला जाता है कि गैस का प्रयोग मत करो, बहुत महंगा है, उसकी जगह लकड़ी का प्रयोग करो, कोयले का प्रयोग करो। वहाँ पर एक ये जेंडर इक्वालिटी से संबंधित मुद्दा ये भी आ जाता है कि महिलाओं को ये बाध्य किया जा रहा है कि वो अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके और वो खाना बनाने के लिए इन सारी चीज़ों का यूज़ करें। तो ये पूरा जो आर्टिकल है वो जेंडर इक्वालिटी को किस अलग डायमेंशन से, किस अलग तरीके से देख रहा है, इसके वजह से आपका जो मानसिक विकास क्या हो रहा है ये देख करके आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आपने अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी होंगी जेंडर इक्वालिटी के बारे में, इस आर्टिकल से डेफिनेटली एक नया अप्रोच मिलेगा आपको, नई दिशा में सोचने का। तो यहाँ पर ये आंकड़े भी इंपॉर्टेंट है, इस आंकड़ों को आप एक जगह पे नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, आंकड़ों को नोट डाउन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में, मेंस के एग्ज़ाम में लिखेंगे ये सारी चीज़ें तो इससे एक वैल्यू एडिशन होगा। और जब आप A4 साइज़ की एक सीट पे जब आप इस तरीके के आंकड़ों को एक जगह लिख लेते हैं तो ये आपके दो लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो आपके पीटी के प्रोस्पेक्टिव से, दूसरा मेंस के प्रोस्पेक्टिव से। जब आप पीटी के लिए जाएंगे, पीटी से पहले 2-3 दिन पहले ऐसा होता है कि माइंड पे इतना प्रेशर होता है कि चीज़ें कम समय में कैसे कवर हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगता है कि हम ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, कुछ समझ नहीं आता। तो अगर इस तरीके की A4 शीट पे आप डेली अपना करंट से रिलेटेड न्यूज़ है और उससे रिलेटेड स्टैटिक डाटा को लिख रहे हैं तो फिर क्या होता है कि लास्ट मोमेंट आपके लिए रिवाइज करना आसान होता है। सेम चीज़ें होती हैं मेंस के टाइम में। जब मेंस में 2 पेपर के बीच में जो गैप होता है 2 घंटे 3 घंटे का, तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ नहीं सकते। लेकिन इस तरीके से अगर आपने एक डायरी मेंटेन की हुई है, एक नोटबुक बनाई हुई है, वहाँ पर आपने हर दिन के न्यूज़ से रिलेटेड कुछ फैक्ट, कुछ डाटा लिखे हुए हैं, तो लास्ट मोमेंट वो चीज़ें आप रिवाइज कर पाते हैं और फिर एकदम पढ़ी हुई रहती हैं चीज़ें, पहले से आपने पढ़ी रखी होती हैं, वो लास्ट मोमेंट रिवाइज कर लेते हैं, तो मेंस में भी जाके आप उन चीज़ों को अपने आंसर में लिख पाते हैं। तो इससे वैल्यू एडिशन होता है। तो ये डाटा जो है वो आप एक जगह पे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे कि 60% जो हाउस होल्ड में डेथ्स हुई हैं वो महिलाओं की और बच्चों की हो रही हैं। साथ के साथ इसमें ये भी बताया गया है कि वुमेन रिप्रेजेंट 32% ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉय। जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट की बात है, एनर्जी सेक्टर में 32% महिलाएं ही काम कर रही हैं। देखिए, अगर ये ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो ग्लोबल लेवल के 48% के रेशियो से भी कम है कि विश्व के स्तर पर 48% महिलाएं काम कर रही हैं फुल टाइम एम्प्लॉय के रूप में। और भारत में देखा जाए तो केवल 32% महिलाएं हैं जो एनर्जी सेक्टर में काम कर रही हैं। उसमें भी अगर बात की जाए कि रिन्यूएबल एनर्जी की, तो केवल 22% महिलाएं ही रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम कर रही हैं। तो ये आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये पूरा आर्टिकल जो है वो इसी जेंडर इक्वालिटी के इर्द गिर्द घूम रहा है। साथ के साथ में ये कुछ आंकड़ों के हिसाब से बताया गया है, डाटा के आधार पर, कि क्या अभी भी स्थिति उतनी अच्छी हो पाई है कि नहीं हो पाई है। मतलब जेंडर इक्वालिटी से आप सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाने की बात कर रहे हैं और आंकड़े जो दिखा रहे हैं कि अभी भी स्थिति उतनी सही नहीं है। अगर पूरी एक पॉपुलेशन में 50-50% का मेल फीमेल रेशियो है, एक पॉपुलेशन है 50% मेल है 50% फीमेल है, तो इस 50% फीमेल में केवल 32% ही अगर रोजगार में है तो जेंडर इक्वालिटी सही मायनों में पूरे हद तक तो नहीं पहुंच पाई है। तो यही पूरा एक आर्टिकल है। तो हमने चर्चा की टॉपिक को
एनर्जी के सेक्टर से, लेकिन हमने ये भी चर्चा की इसमें कि हेल्थ का क्या इश्यूज हैं। तो आपको जेंडर इक्वालिटी में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को ध्यान में रख करके बात नहीं करनी है, आपको हर डायमेंशन से इसको देखना है कि महिलाओं में, समाज में क्या स्थिति है महिलाओं को लेकर के, क्या अभी भी कमियां हैं और क्या संभावनाएं हैं। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ इस आर्टिकल में ही एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में सोलर मामा का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है सोलर मामा के बारे में बताया गया। ये सोलर मामा एक तरीके की मुहिम, एक तरीके की इनिशिएटिव है जो राजस्थान में चलाई जा रही है। राजस्थान में दो महिलाओं ने, एक अजमेर की महिला और एक महाराष्ट्र की महिला ने मिलकर ये सोलर मामा का कॉन्सेप्ट लाया है। सोलर मामा में क्या है कि जो वहाँ की महिलाएं हैं जो असाक्षर हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, और रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, सौर ऊर्जा के थ्रू वो कैसे अपने आय के स्रोत जनरेट कर रही हैं। ये पूरा एक इनिशिएटिव सोलर मामा का चलता है। तो राइटर ने क्या है इस एडिटोरियल के माध्यम से ये एग्जाम्पल एक दिया है। इस तरीके की अन्य राज्यों में भी कुछ पहल चल रही है। तो राइटर कहना चाह रहे हैं इस आर्टिकल के माध्यम से कि गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या स्टेट गवर्नमेंट्स है, इस तरीके की मुहिम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करके जेंडर इक्वालिटी के क्षेत्र में और बेटर कर सकती है। तो पूरा एक तो सिनेरियो बता दिया कि क्या स्थिति है, अभी भी कमियां हैं, साथ के साथ एक आपको यहाँ पर आइडिया भी मिल गया कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो देखिए ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा एक कंटेंट प्रोवाइडर के रूप में आपके सामने आया है, जहाँ पर आपको फैक्ट भी मिल रहा है और आपको वे फॉरवर्ड भी मिल रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल था जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड। और जब हम जेंडर इक्वालिटी को कर लेते हैं चीज़ें, तो अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में महिलाओं को प्रमोट करेंगे तो वो महिलाएं ज़्यादा से अच्छा काम करेंगी और आगे चल के आपको क्या होगा, इन फ्यूचर अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो कैसे जेंडर इक्वालिटी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिंक करना है, आई होप यहाँ से आपको ओवरव्यू मिल गया होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। नेवी डेमोन्स्ट्रेट्स ट्विन कैरियर ऑपरेशंस। तो यहाँ पर नेवी ट्विन कैरियर ऑपरेशन चला रहा है, साथ के साथ में एक और ऑपरेशन है जो यहाँ पीपीटी में नहीं शामिल हो पाया है, ऑपरेशन भारत शक्ति। तो भारत शक्ति और ये नेवी वाली जो चीज़ है, अभी फ़िलहाल में हमारा स्वदेशी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या है, ध्यान है। तो हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि भारत अपने डिफेंस के एक्सपोर्ट को क्या है, इम्पोर्ट को वो कम कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने देश में ही क्या करें, जो ये उपकरण है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में बना सके। तो डिफेंस के क्षेत्र में भी जब हम अपने उपकरण स्वदेशी रूप से बना रहे हैं, लास्ट 2-3 ईयर से हम स्वदेशी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं डिफेंस के फील्ड में। तो यहाँ पर कुछ स्वदेशी जो है हथियार बनाए गए हैं। तो इस भारत शक्ति जो ये अभ्यास है, यहाँ पर इसी स्वदेशी रूप से निर्मित जो हैं आपके सेना के जो अभ्यास, जो उपकरण हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्रदर्शनी लगाई जा रही है। मोदी जी इसके साक्षी बनने वाले हैं, मतलब अपने आँखों से भैया प्रत्यक्ष रूप से ये देखने वाले हैं। भारत शक्ति क्या है, ये त्रिसेना अभ्यास है। त्रिसेना मतलब कि इसमें आर्मी भी है, आपकी नौसेना भी है, इसमें वायुसेना भी है, सभी अपने अपने उपकरणों के साथ में, सभी अपने अपने हथियारों के साथ में इस भारत शक्ति अभियान में शामिल हो रहे हैं। और ये संडे को ही होने वाली है कंडक्ट। तो ये ऑपरेशन आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल न्यूज़ है, केरला हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल पासपोर्ट होल्डर्स इन इंडिया। तो ये बताया गया है कि माइग्रेशन पैटर्न क्या है इंडिया का, उसके ऊपर ये पूरी न्यूज़ है कि जो केरला है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फीमेल्स हैं उनके पास में पासपोर्ट है, और केरला ही वो ऐसा राज्य है जहाँ से सबसे ज़्यादा महिलाएँ जो है वो कहाँ पे जा रही हैं, अदर कंट्रीज़ में जा रही हैं एजुकेशन के लिए, चाहे वो जॉब के लिए। तो केरला है, केरला के बाद में क्या है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब और गुजरात, ये कुछ स्टेट हैं जहाँ से माइग्रेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है, और उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फीमेल का पासपोर्ट कहाँ पर है, केरला में है। तो केरला में ज़्यादा 1-2 साल पहले न्यूज़ में भी ये चीज़ें चल रही थी कि सबसे ज़्यादा जो हेल्थ के फील्ड में काम करने के लिए महिलाएँ केरला से बाहर विदेशों में जाती हैं। तो ये पूरा आर्टिकल था, ये छोटा सा एक डाटा था जो इस हमारे एग्ज़ाम के लिए पूछ सकता है ये। और जो यहाँ पर एक और चीज़ दी गई है कि 98.92 लाख इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल, उत्तर प्रदेश जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ मेल पासपोर्ट होल्डर। तो फीमेल की बात की जाएगी अगर, तो केरला जो है वो हाईएस्ट फीमेल पासपोर्ट होल्डर है, और जो यूपी है वो मेल पासपोर्ट के मामले में यूपी जो है वो
पहले नंबर पे है। तो यहाँ से एक और आपको डाटा मिल गया कि यूपी जो है वो हाईएस्ट मेल पासपोर्ट यहाँ पर है। तो 2 चीज़ें इस न्यूज़ से आपको मिल गई, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब ये जो पूरा माइग्रेशन के ऊपर न्यूज़ आई हुई है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो माइग्रेशन सर्वे है, क्यों हो रहा है हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा माइग्रेशन, इसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है कि क्या ऐसा चीज़ है जो हमारे यहाँ के लोगों को बाहर विदेशों में जाने के लिए प्रेरित कर रहा है, कौन सी ऐसी कमी है जिस पे सुधार किया जा सकता है। तो ये पूरा यहाँ से एडिटोरियल था, आपका न्यूज़ थी छोटी सी, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर 1 लाइनर आपको करंट मिल गया कि केरला हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल पासपोर्ट, और अगर जब मेल पासपोर्ट की बात आएगी तो यूपी का नाम आएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कुछ कमी होगी उसको हम नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल सुधार करेंगे। और आज के लिए इतना ही। आपको अगर हमारी पहल अच्छी लगी हो तो हमारे नोटबुक IAS एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ हमेशा बने रहें, निरंतर बने रहें। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम हर दिन आपके लिए कुछ नया लेकर आ पाएँ। हम बहुत जल्द 1-2 दिनों में मैं एक मैपिंग का सेशन भी शुरू करूँगी, जिसमें जो न्यूज़ होगी उसके पहले या फिर एंड में मैं क्या करूँगी कि कोई भी एक वर्ल्ड मैप या फिर इंडिया से रिलेटेड कोई मैप होगा, एक छोटा सा रीजन होगा, उसकी मैपिंग के बारे में आपसे डिस्कस कर लिया करूँगी। तो आपका एक छोटा सा मैपिंग का भी पार्ट जो है वो तैयार होता रहेगा। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अपनी तैयारी को और भी सुनिश्चित करने के लिए, अपने सिलेक्शन को हमारे साथ लगातार बने रहिए। थैंक यू सो मच।